इंडी गठबंधन इस बात से भी घबराया हुआ है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपए डलवाए, वो कहीं मोदी नीतीश को बिहार में अब तक की सबसे बड़ी जीत न दिला दे। इसके जवाब में इंडी गठबंधन ने भी महिलाओं के लिए कई वादे किए और अब एनडीए ने भी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए क्या कहा है वो देख लीजिए। बिहार में सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई सरकारी नौकरी के मुद्दे पर हो रही। लालू, राहुल, तेजस्वी के इंडी गठबंधन ने इस मुद्दे पर बड़े बड़े वादे कर दिए। आज जब एनडीए का मैनिफेस्टो आया तो नौकरी के वादे पर उन्होंने क्या कहा, दोनों गठबंधनों के मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरी को लेकर क्या क्या कहा गया, आपको कंपैरिजन दिखाता हूं। भाई, इंडी गठबंधन ने वादा किया है कि हर परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी, 20 दिन में इसका कानून बना देंगे, 20 महीने के अंदर नौकरी दे देंगे। एनडीए ने भी वादा किया कि 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, उसमें अपना आपका रोजगार हो, यह उन्होंने ऐड कर दिया, ताकि सरकारी नौकरी तो इतना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कौशल जनगणना कराएंगे, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलेंगे, बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर बना देंगे। दोनों में अंतर यह है कि जहां इंडी गठबंधन सीधे सरकारी नौकरी देने की बात कर रहा है, वहीं एनडीए ने सरकारी नौकरी के साथ साथ दूसरे रोजगार और स्किल बढ़ाने पर बात की। तो रियलिस्टिक वादा है, क्योंकि यह सवाल तो सब पूछ रहे हैं कि सबको सरकारी नौकरी कैसे दे दीजिएगा बॉस, इतनी नौकरी कहां है, इतना पैसा कहां से आएगा। इस सवाल का ठोस जवाब अब तक इंडी गठबंधन नहीं दे पाया, सिर्फ वादे करके छोड़ गया। लेकिन एनडीए ने सीधा सीधा कहा कि भाई सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन रोजगार भी देंगे, और उसकी संख्या ऑब्वियसली ज्यादा होगी। इंडी गठबंधन इस बात से भी घबराया हुआ है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपए डलवाए, वो कहीं मोदी नीतीश को बिहार में अब तक की सबसे बड़ी जीत न दिला दे। इसके जवाब में इंडी गठबंधन ने भी महिलाओं के लिए कई वादे किए और अब एनडीए ने भी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए क्या कहा है वो देख लीजिए। इंडी गठबंधन ने बिहार के गांव-गांव में काम करने वाली 1 लाख जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी बनाकर 30,000 रुपए हर महीने की सैलरी देने का वादा किया। आज एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि महिला रोजगार योजना से हर महिला को 2 लाख रुपए की मदद देंगे, 1 करोड़ महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देंगे, जिससे महिला साल में 1 लाख रुपए कमा सके। इंडी गठबंधन ने कहा था कि 1 दिसंबर से महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति महीने देंगे, 5 साल तक 30,000 रुपए हर साल देंगे। एनडीए ने कहा कि महिलाओं को मासिक पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया जा चुका है। इसके अलावा आशा वर्कर्स की सैलरी 3,000, आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी 9,000 रुपए बढ़ाई जा चुकी है। बिहार में महिला वोटर चुनाव पलट देती है। महिला वोटर मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ रहती है। इंडी गठबंधन ने महिलाओं के लिए चुनावी वादे तो किए, लेकिन ये वादे तभी पूरे होंगे जब ये सत्ता में आएंगे। बिहार की महिलाएं ये देख रही है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने पहले ही महिलाओं को 10,000 रुपए दिए हैं, और वो महिलाओं को स्किलफुल बनाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो अच्छा काम कर रही होंगी उनको और आर्थिक मदद देंगे। मतलब खाली पैसा दे देने की बात नहीं कि फ्री में पैसा अकाउंट में आ गया, आपको सक्षम बनाने की बात जो है वो एनडीए कर रहा है। इंडी वाले कह रहे हैं कि पैसा लीजिए बस, और इसलिए कहा जा रहा है कि एनडीए का घोषणा पत्र रियलिस्टिक है बॉस, वो पॉसिबल है पूरा करना। इंडी वाले हवा हवाई सपने दिखा रहे हैं। इसके अलावा इंडी गठबंधन और एनडीए के मैनिफेस्टो में जो और अंतर है, उनमें किसानों के लिए इंडी गठबंधन ने कहा कि मंडियों को फिर से सक्रिय किया जाएगा, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी दे दी। एनडीए ने आज वादा किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि शुरू करेंगे, जिसमें 3,000 रुपए हर साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी पीएम किसान निधि का 6,000 तो मिलेगा ही, 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलाकर यानी 9,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। इसके अलावा इंडी गठबंधन ने कहा था कि वो हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देंगे। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो 125 यूनिट फ्री बिजली देना जारी रखेंगे, उसके ऊपर नहीं देंगे, और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज जो मिल रहा है वो देते रहेंगे। बिहार में एनडीए ने मैनिफेस्टो जारी किया तो इंडी गठबंधन ने इसे जुमला बता दिया। एनडीए के मैनिफेस्टो को लेकर इंडी गठबंधन और विपक्ष क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए एनडीए क्या लेकर आया है। आज देखिए, आज हम लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही ख़त्म भी होगी। यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। मैनिफेस्टो आज जारी किया गया, वो भी एक घटना बन गई प्रेस मीडिया के लिए भी, कि कहते 26 सेकंड का एक नेता लोग आए, उसमें अमित शाह जी भी और नीतीश कुमार जी भी, नड्डा साहब भी। 26 सेकंड। अभी कुछ मुझे मीडिया के साथी मिले, वो कहने लगा हमारे ज़िंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस
26 सेकंड की हुई है। बिहार में एक बड़ी लड़ाई अति पिछड़ा वोटों की भी हो रही है। इसे लेकर इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र में क्या कहा गया है और अब एनडीए के घोषणा पत्र में क्या है, उसका कंपैरिजन देखिए। इंडी गठबंधन ने SC/ST एक्ट की तर्ज पर अति पिछड़ा एक्ट लाने का वादा किया है। आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने और अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत नगर निकाय में आरक्षण बढ़ाकर 30% करने का वादा किया है। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की अलग अलग जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके सुझाव देंगी और वो सुझाव सरकार लागू करेगी। एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग की अलग अलग जातियों की जो पारंपरिक व्यवसाय करती हैं उन्हें उनके व्यवसाय में 10 लाख रुपए तक की सहायता देने का भी वादा किया। अति पिछड़ा वोट नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ रहा है, लेकिन बिहार में इस बार अति पिछड़ा वोटों पर इंडी गठबंधन खेल करना चाह रहा है। इसलिए बड़ी लड़ाई अति पिछड़ा वोटों को लेकर हो रही है। बिहार की चुनावी राजनीति में मोस्ट बैकवर्ड यानी ईबीसी सबसे अहम फैक्टर है। बिना अति पिछड़ा समुदाय को साधे कोई भी बिहार में सत्ता तक नहीं पहुंच सकता। बिहार में ईबीसी की आबादी 36% है, जिसमें करीब 112 जातियां हैं। इनमें निषाद, मल्ला, केवट, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, राजवंशी, गरेड़िया जैसी जातियां हैं। आबादी के हिसाब से ये छोटी छोटी जातियां हैं, लेकिन दूसरे वोट बैंक के साथ जुड़कर बड़ी ताकत बन जाती हैं। इसलिए सभी पार्टियों की कोशिश अति पिछड़ा वोट पाने की रहती है। अति पिछड़ा वोट पर एनडीए की तगड़ी पकड़ रही है और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार पर लगातार इस वर्ग ने भरोसा जताया। लेकिन इस बार अति पिछड़ा वोट के लिए ही इंडी गठबंधन ने अति पिछड़ा वर्ग के मछुआरा समुदाय से जुड़े हुए मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाया। वोटों के इस गणित के बीच यह भी देखना जरूरी है कि 2005 से अब तक बिहार में बदलाव तो बहुत हुए, लेकिन अभी बिहार में बहुत कुछ करना बाकी है। पहले आप ये देखिए कि 25 साल में क्या हुआ है। भाई, पहले बिजली हर जगह नहीं आती थी बिहार में। 2005 में 700 मेगावाट बिजली थी, जो आज की डेट में बिहार में 8700 मेगावाट हो चुकी है। गांव में सड़कें नहीं होती थी। 2005 में 8000 किलोमीटर पक्की सड़कें थी गांव में। आज की डेट में 1,20,000 किलोमीटर पक्की सड़कें इस गांव में। बिहार में 6 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। पटना को बिहार के सभी जिलों से 4 या 6 लेन की सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जिससे 3 घंटे के अंदर कोई भी पटना पहुंच सके। गंगा पर 7 नए पुल बन चुके हैं। दूसरी नदियों पर पुल की संख्या दोगुनी हो गई है। पटना में मेट्रो शुरू हो गई है। गया जी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर में भी मेट्रो चलेगी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने वादा किया है कि बिहार को अगले 5 साल में बाढ़ मुक्त करना है। फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड बनाएंगे। 2030 तक सभी जिलों में पाइप्ड नेचुरल गैस का नेटवर्क बिछाने का प्लान है, जिससे हर परिवार को आसान और सस्ता रसोई गैस कनेक्शन मिल सके। एनडीए का यह भी वादा है कि बिहार में केंद्र के सहयोग से दिल्ली, पटना, कोलकाता बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यानी एक तरफ ऐसे सपने हैं तो बिहार के लिए कड़वी हकीकत भी है कि अभी भी बिहार के सामने बहुत चुनौतियां हैं। बॉस, आपको बिहार के कुछ आंकड़े दिखाता हूं। बिहार में करीब 40% लड़कियां ऐसी हैं जो कभी पढ़ाई के लिए स्कूल ही नहीं गई। इस मामले में 29 राज्यों में बिहार 28वें नंबर पर है, यानी सबसे पिछड़ा हुआ है। तो ये सवाल भी एनडीए से है कि ये अब 20 साल में क्यों नहीं कर पाए। बिहार में 20 से 24 साल की लड़कियों में 41% लड़कियां आज भी ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल से की उम्र से पहले हो गई। इस मामले में भी बिहार 29 राज्यों में 28वें नंबर पर है, यानी सबसे पिछड़ा। ये क्यों नहीं रोक पाए नीतीश जी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार 27वें नंबर पर है, यानी सबसे नीचे। क्लास 9 से 10 के बीच ड्रॉप आउट रेट बिहार में 20% है, जो देश के 29 राज्यों में 27वें नंबर पर है, यानी यहां भी बिहार सबसे पिछड़ा है। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट का आंकड़ा बिहार में सिर्फ 17% है, जो देश के 29 राज्यों में 28वां नंबर है, यानी सबसे पिछड़ा। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार देश में सबसे पीछे है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023-24 में 66,828 रुपए थी, जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय का औसत 1,88,892 रुपए है। यानी बिहार में बहुत सारी चीजें पिछले 20 साल में बदली हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ ऐसे मूलचूल बदलाव हैं जो क्यों नहीं आए, इसका जवाब अभी भी सरकार नहीं देती। अब क्या पब्लिक सरकार बदलेगी, क्या करेगी, ये तो वक्त तय करेगी। और पाठशाला में अब अगली क्लास। 23 करोड़ का भैंसा, 15 करोड़ का घोड़ा, सनातन के गढ़ पुष्कर में करोड़ों के जानवर देखकर सब हैरान रह गए। 24 इंच का घोड़ा, 16 इंच की गाय, पुष्कर मेले की वो गजब तस्वीरें जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। भारत की सनातन संस्कृति के इतने गजब गजब रंग हैं कि पूरी दुनिया इसे देखकर हैरान रह जाती है। जैसे आप पुष्कर को ही देख लीजिए, जिसे सनातन में तीर्थराज पुष्कर भी कहा जाता है। राजस्थान में अजमेर के पास पुष्कर के बारे में आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे।
कई लोग पुष्कर गए भी होंगे। पुष्कर को भगवान ब्रह्मा की नगरी भी माना जाता है और यहां हर साल जो मेला लगता है उस पुष्कर मेले का नाम तो दुनिया भर में। पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध पशु मेले की शुरुआत हो चुकी है। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन पुष्कर का मेला सिर्फ एक पशु मेला नहीं है बॉस, सनातन की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक भी। हर साल की तरह इस बार भी पुष्कर पशु मेले में मर्सिडीज और फरारी से महंगे करोड़ों के जानवरों की धूम मची हुई है। कुछ की कीमत तो इतनी ज्यादा है कि उनकी कीमत में फार्म हाउस से लेकर 2 दर्जन लग्जरी गाड़ियां आ जाएंगी बॉस। आप देखिए पुष्कर मेले में भाई 23 करोड़ का अनमोल भैंसा है, 23 करोड़ का। 15 करोड़ का घोड़ा शाहबाज भी पहुंचा हुआ है। वहीं हैरान करने वाला 24 इंच का घोड़ा भी वहां मौजूद है और दुनिया की सबसे छोटी 16 इंच की गाय भी है। आज पाठशाला में पुष्कर मेले में शो स्टॉपर बने करोड़ों के भैंसों से लेकर घोड़ों तक सबके बारे में आपको बताऊंगा कि भाई 25 करोड़ 23 करोड़ का भैंसा क्यों बिक रहा है, 15 करोड़ का घोड़ा क्यों है भाई, कि 16 इंच की गाय कहां से आ गई। पुष्कर से जुड़े सनातन के इतिहास का चैप्टर भी आपको दिखाऊंगा। पुष्कर मेले में सबसे ज्यादा चर्चा अनमोल नाम के भैंसे की हो रही। हरियाणा के सिरसा से यह भैंसा पुष्कर पशु मेले में पहुंचा है और भैंसे की उम्र 8 साल है। भैंसे के मालिक का दावा है कि 8 साल का अनमोल ब्रीडिंग के जरिए अब तक 150 भैंसे इसके जरिए तैयार हो चुकी है। भैंसे के मालिक का कहना है कि पिछले बार के मेले में ही उनके इस भैंसे के लिए 23 करोड़ रुपए तक की बोली लग चुकी थी, लेकिन वो इसे बेचने के इरादे से नहीं लाए हैं। उनका मकसद मुर्रा नस्ल के इस भैंसे की ब्रीडिंग को बढ़ावा देना है, जिससे होने वाली भैंस कम से कम 25 किलो दूध तो एक बार में देती ही देती। इस 23 करोड़ के भैंसे पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसकी कीमत में तो 2 दर्जन लग्जरी गाड़ी आ जाएगी बॉस। 23 करोड़ के इस भैंसे को पालना भी हर किसी के बूते की बात नहीं है। इस भैंसे का वजन 1500 किलो है। भैंसे की डाइट में उसे दूध, देसी घी और सूखे मेवे मिलते हैं। हर रोज भैंसे को 250 ग्राम बादाम, 4 किलो अनार, 30 केले, 5 लीटर दूध और 20 अंडे खिलाए जाते हैं। इसके अलावा मक्के, फली और हरा चारा भी इसको खिलाया जाता है। उसकी रोजाना देखभाल पर करीब 1500 रुपए यानी हर महीने 45,000 रुपए का खर्चा आता है सिर्फ खिलाने पिलाने में। भैंसे के मालिक का दावा है कि ब्रीडिंग के जरिए उनका अनमोल हर महीने 8 लाख रुपए कमा लेता है, इसलिए उसकी देखरेख के लिए 2 लोग हमेशा उसके साथ रहते हैं, जिसकी उन्हें अलग से सैलरी दी जाती है। तो 23 करोड़ का भैंसा है बॉस, तो उसका ये हिसाब किताब भी थोड़ा वैसे ही रखना पड़ेगा ना। पुष्कर मेले में एक से बढ़कर एक ब्रीड के घोड़े भी सुर्खियां बटोर रहा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भले ही दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने वाली इमेज बना ली, लेकिन पुष्कर मेले में पहुंचा शाहबाज सबका लाडला बना हुआ है। चंडीगढ़ से पहुंचा शाहबाज एक मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है, जिसे देखने के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ रही। काले चमकदार रंग के रॉयल चाल और शाही अदाओं के चलते इस घोड़े को दूसरे घोड़ों से बिल्कुल अलग देखा जा रहा है। लोग इसे भारत का सबसे हैंडसम घोड़ा और घोड़ों के राजा जैसा नाम दे रहे हैं। शहबाज की कीमत 15 करोड़ रुपए रखी गई है। घोड़े के मालिक का दावा है कि अब तक उन्हें शहबाज के लिए 9 करोड़ का ऑफर मिल भी चुका है। 2.5 साल का यह घोड़ा अब तक कई रेस जीतकर अपना लोहा मनवा चुका है। इस घोड़े की ऊंचाई 65.5 इंच यानी करीब 5.5 फीट के करीब है। पशु मेले में बादल नाम का एक घोड़ा भी पहुंचा हुआ है, जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए। ये देखिए बादल। घोड़े के मालिक का दावा है कि बादल अब तक 300 घोड़ों का पिता बन चुका है और इसकी उम्र 5 साल है। बादल तीसरी बार पुष्कर के मेले में पहुंचा हुआ है। पुष्कर मेले में पहुंचे करोड़ों के इन घोड़ों की शान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके आने जाने और इन्हें ले जाने के लिए भी एसी वैन तैयार की गई। देख रहे हैं कैसे इनको सजा के रखा गया है। एक तरफ पुष्कर मेले में करोड़ों के घोड़े सुर्खियां बटोर रहे हैं, भैंसे सुर्खियां बटोर रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे छोटी नस्ल के घोड़े भी सबको हैरान कर रहे हैं। ये देखिए, इन घोड़ों की ऊंचाई सिर्फ 24 से 30 इंच है। इन घोड़ों के देखने के लिए भी लोगों की भीड़ जुट रही है। हालांकि ये घोड़े बिक्री के लिए नहीं है, सिर्फ प्रदर्शनी के लिए लाए गए। ये घोड़े शेटलैंड पोनी नस्ल के हैं, जो स्कॉटलैंड के उत्तर में मौजूद शेटलैंड द्वीप में एक नस्ल है। इन घोड़ों का वजन 200 किलो तक पहुंच सकता है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे इन पर सवारी भी कर सकते हैं। पुष्कर मेले में 16 इंच की गाय की भी खूब चर्चा हो रही है। मेले में पुंगनूर, बिदूर और मिनी माउस जैसी छोटी नस्ल की गाय पहुंची।
जिनकी ऊंचाई महज 16 इंच से लेकर 34 इंच है। इन गायों की ऊंचाई भले ही कम हो, लेकिन इनकी मासूमियत और खूबसूरती सबका दिल जीत रही है। देखिए, पुष्कर मेले में जानवरों के लिए डांस के कंपटीशन भी रखे गए। इस घोड़ी को देखिए, इसका नाम काजल है, जो ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस करती नजर आ रही है। काजल के मालिक का दावा है कि उन्हें अब तक इस घोड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए का ऑफर मिल चुका है। घोड़ी ही नहीं, डांस करने वाला ऊंट भी पुष्कर मेले में छाया हुआ है। यह ऊंट मुंह में जलती हुई मशाल लेकर खाट के ऊपर चढ़कर डांस का हुनर दिखा रहा है। ये देखिए, एक से एक चीजें हैं बॉस। पुष्कर मेले में जहां जानवरों की कीमत के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, वहीं पुष्कर मेले को नई पहचान देने में जुटी राजस्थान सरकार ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। कल पुष्कर मेले के उद्घाटन के मौके पर देश विदेश के 121 कलाकारों ने एक साथ नगाड़ों पर थाप, जो पुष्कर मेले के इतिहास में पहली बार हुआ। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी नगाड़ों पर हाथ आजमाया। विदेश से आए कलाकार भी राजस्थानी पोशाक पहनकर नगाड़े बजाते हुए नजर आए। पुष्कर में वैसे तो दिवाली के बाद से पशु मेले की शुरुआत हो जाती है। दिवाली के 15 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा तक यह मेला चलता है। दिवाली के 15 दिन बाद तक जब यह मेला चलता है तो लोगों की बड़ी भीड़ भी आती है। लेकिन इस मेले को इसकी ऑफिशियल शुरुआत दिवाली के 11वें दिन से होकर पूर्णिमा तक यानी 5 दिन की होती है। पुष्कर के पशु मेले को देश का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। इस मेले के इतिहास की बात की जाए तो वो भी सैकड़ों साल पुराना है। दरअसल पुष्कर सनातन की आस्था का एक बड़ा केंद्र भी है, जहां हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान ब्रह्मा के मंदिर और मंदिर के पास बने पवित्र सरोवर में स्नान करने पहुंचते हैं। सैकड़ों साल पहले जब परिवहन के साधन सीमित थे, तो तीर्थयात्री अपने पशुओं को साथ लेकर लंबी यात्रा करके पुष्कर पहुंचते थे और धीरे धीरे पुष्कर में पशुओं को खरीदने और बेचने का सिलसिला शुरू हो गया और इसी तरह पशु मेले की शुरुआत हुई। ऐतिहासिक दस्तावेजों में मुगल शासक जहांगीर भी 3 पुष्कर यात्राओं का उसका उल्लेख मिलता है, जो साल 1605 से 1615 के बीच हुई। इस दौर में पुष्कर के पशु मेले का विस्तार मिला और पुष्कर में पशु मेले की औपचारिक शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई। 106 साल पहले यानी साल 1919 में अजमेर मेवाड़ के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने पुष्कर पशु मेले के महत्व को पहचाना। उन्होंने कई दिन पहले पोस्टर छपवाकर और मुनादी करवाकर पशु मेले के आयोजन की घोषणा की, जिसका ऐतिहासिक दस्तावेज आज भी सुरक्षित है। इसी पहल के बाद पुष्कर मेले को धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी। आज यह मेला ऊंट, घोड़ों, गायों और दूसरे जानवरों के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। अफसोस यह है कि बहुत लोगों को इसके बारे में अभी भी उस तरह से नहीं पता है जैसे पता होना चाहिए। पुष्कर के पशु मेले की जड़ें जितनी पुरानी हैं, उससे कहीं पुराना पुष्कर से जुड़ा सनातन का इतिहास है। पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का मंदिर है और एक पवित्र सरोवर भी। 2 नवंबर को पुष्कर के पवित्र सरोवर में एकादशी के स्नान के साथ ही धार्मिक मेले की शुरुआत होती है। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ दधीच के मुताबिक पद्म पुराण, हरिवंश पुराण और देवी भागवत जैसे पवित्र ग्रंथों में पुष्कर को तीर्थ गुरु बताया गया है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक धरती पर सृष्टि की रचना की शुरुआत के वक्त भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले पुष्कर में सरोवर की स्थापना की। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने माता गायत्री के साथ कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान भगवान ब्रह्मा के हाथ से कमल का फूल गिरने से सरोवर बना और बाद में इसी सरोवर के पास 14वीं शताब्दी में भगवान ब्रह्मा का मंदिर स्थापित किया गया, जो दुनिया में भगवान ब्रह्मा को समर्पित इकलौता मंदिर है। मान्यता है कि कार्तिक महीने में 33 करोड़ देवी देवता पुष्कर पहुंचते हैं, इसलिए कार्तिक महीने की एकादशी यानी दिवाली के 11वें दिन से कार्तिक पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में पुष्कर सरोवर में स्नान करने से पंच तीर्थ यानी कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, गया, काशी और नैमिषारण्य के समान पुण्य प्राप्त होता है। विशेष तौर से कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने वाला महास्नान बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि स्नान से मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। रामायण, महाभारत और दूसरे धर्म ग्रंथों में भी पुष्कर को सभी तीर्थों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जैसे गंगा नदी को तीर्थों की माता, प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है, वैसे ही पुष्कर को तीर्थों का गुरु माना जाता है और सनातन में गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर रखा गया है। श्लोक भी है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिसका मतलब है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं।